क्रीट और ग्रीस की मुख्य भूमि के बीच एक जलडमरू मध्य में एंटिकाइथेरा नामक एक छोटे से द्वीप के पास, इसीलिए इसका नाम एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म पड़ा। अपनी मृत्यु से पहले प्रोफेसर टोनी फ्रीथ ने रहस्यमय एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के अंदर जो कुछ खोजा था उसका खुलासा किया। यह मशीन 2000 वर्षों तक समुद्र के नीचे दबी रही थी। इस प्राचीन यंत्र में कौन सा रहस्य छिपा था और फ्रीथ ने इसे अतीत का संदेश क्यों कहा? आइए इस रहस्य के रहस्यों को उजागर करें। समय को मात देने वाली प्राचीन मशीन। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ग्रीक स्पंज गोताखोरों के एक समूह ने एक ऐसी खोज की जिसने प्राचीन प्रौद्योगिकी के प्रति विश्व दृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सन 1901 की बात है, जब छोटे से ग्रीक द्वीप एंटिकिथेरा के पास समुद्री स्पंजों की खोज कर रहे गोताखोरों को एजियन सागर की सतह के बहुत नीचे एक जहाज के मलबे के अवशेष मिले। उस स्थान पर मिली मूर्तियों, मिट्टी के बर्तनों और सिक्कों के खजाने के बीच जंग लगे कांसे के टुकड़ों का एक संग्रह भी था, जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण प्रतीत होता था। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये टुकड़े आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को उजागर करेंगे। सदियों तक समुद्र के नीचे रहने के कारण ये टुकड़े जंग और हरे रंग की परत से बुरी तरह ढके हुए थे। जब विशेषज्ञों ने इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण किया तो उन्हें गियर के छोटे छोटे दांत, प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखे शिलालेख और पतली कांस्य प्लेटें दिखाई दीं, जो देखने में किसी जटिल संरचना का हिस्सा लगती थीं। ये टुकड़े अपने समय के हिसाब से बहुत उन्नत, सुनियोजित और परिष्कृत प्रतीत होते थे। वस्तु दर्जनों टुकड़ों में टूट गई थी, जिनमें से सबसे बड़े टुकड़े में स्पष्ट रूप से पुर्जे और पहिए दिखाई दे रहे थे, जबकि छोटे टुकड़े किसी बड़ी मशीन के हिस्से प्रतीत होते थे। इन्हें सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक दंग रह गए। उन्होंने प्राचीन काल में ऐसी कोई वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। उस विचित्र वस्तु को एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में ले जाया गया, जहां वह कई वर्षों तक विशेषज्ञों के बीच रही, जिन्होंने इसके कार्य को समझने का प्रयास किया। शुरुआत में उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किसी खगोल व्याख्या एस्ट्रोलैब का हिस्सा हो सकता है, या शायद प्राचीन नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई दिशासूचक उपकरण हो सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक प्रकार के खगोलीय कैलेंडर के रूप में काम करता होगा, लेकिन उपकरण की जर्जर अवस्था के कारण इसके सटीक उद्देश्य का पता लगाना लगभग असंभव था। शिलालेख इतने धुंधले थे कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, और सदियों के क्षय के कारण इसके गियर आपस में जाम हो गए थे। लंबे समय तक यह रहस्य बना रहा, यहां तक कि सबसे कुशल इतिहासकारों और इंजीनियरों को भी उलझन में डालता रहा। दशकों बाद प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ वैज्ञानिकों ने बेहतर उपकरणों की सहायता से इन टुकड़ों की पुनः जांच शुरू की। जो उन्होंने पाया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, जैसा कि इसे बाद में जाना गया, उस काल की अब तक मिली किसी भी कलाकृति से कहीं अधिक जटिल था। इसमें कम से कम 30 जटिल कांस्य गियर थे, जो एक साथ सामंजस्य में काम करते थे। प्रत्येक गियर में सटीक रूप से कटे हुए दांत थे, जिन्हें इतनी सटीकता से व्यवस्थित किया गया था कि यह आधुनिक घड़ियों के तंत्र को टक्कर देता था। यह किसी साधारण कारीगर का काम नहीं था। यह एक सच्चे इंजीनियर की रचना थी, जिसने गणित, खगोल विज्ञान और यांत्रिकी की गहरी समझ विकसित की थी। जैसे जैसे विशेषज्ञों ने अपना अध्ययन जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि यह उपकरण सूर्य, चंद्रमा और संभवतः ग्रहों की गति का भी पता लगा सकता है। यह चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकता था।
और आधुनिक ओलंपिक खेलों के समान प्राचीन खेलों का समय भी प्रदर्शित कर सकता था। 2000 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित किसी वस्तु के लिए ऐसी जटिलता असंभव प्रतीत होती थी। इसने इतिहासकारों को प्राचीन यूनानियों के वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में उनके द्वारा ज्ञात सभी बातों पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर कर दिया। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म को जल्द ही एक नया नाम मिला, दुनिया का पहला कंप्यूटर। इसे खगोलीय चक्रों पर आधारित गणनाएं करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे आकाशीय पिंडों की गति को उल्लेखनीय सटीकता के साथ दर्शाया जा सके। इसकी कार्य प्रणाली में गणित, शिल्प कौशल और खगोलीय समझ का ऐसा संयोजन था जो अपने समय से बहुत आगे प्रतीत होता था। इतने समय पहले ऐसी मशीन का अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि प्राचीन इंजीनियर तकनीकी दक्षता के ऐसे स्तर तक पहुंच चुके थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन उपलब्धियों के बावजूद एक सवाल अनुत्तरित रह गया। यूनानियों ने अपने पास मौजूद साधारण उपकरणों का उपयोग करके इतनी उन्नत मशीन का निर्माण कैसे किया था? छोटे छोटे गियर काटने में उनकी सटीकता, खगोलीय पैटर्न का उनका ज्ञान और जटिल गति को यांत्रिक रूप में परिवर्तित करने की उनकी क्षमता एक अनसुलझी पहेली बनी रही। उस युग का कोई भी दूसरा उपकरण इसकी जटिलता के करीब भी नहीं आता था। ऐसा लगता था मानो यह अचानक कहीं से प्रकट हुआ हो और इसके विकास का कोई पूर्व उदाहरण भी मौजूद नहीं था। जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, एक व्यक्ति ने आगे चलकर इसके और भी रहस्यों को उजागर किया। वे पुरातत्वविद नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनकी बुद्धि तर्क, संख्याओं और कल्पना को ऐसे जोड़ने में सक्षम थी जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। उनका नाम प्रोफेसर टोनी फ्रीथ था और एंटिकाइथेरा तंत्र के केंद्र में उनकी यात्रा ने प्राचीन विज्ञान के बारे में दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वह गणितज्ञ जिसने संख्याओं से परे की दृष्टि देखी। प्रोफेसर टोनी फ्रीथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जिज्ञासा गणित की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। एक गणितज्ञ, शोधकर्ता और बाद में फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाने वाले, उनका जीवन विश्लेषणात्मक सोच और रचनात्मक अन्वेषण के अनूठे संयोजन से आकारित था। अपने शुरुआती दिनों से ही फ्रीथ ने न केवल संख्याओं में बल्कि प्राकृतिक और यांत्रिक जगत में भी प्रणालियों के काम करने के तरीके को समझने के लिए गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शुरू की। वहां उन्होंने गणित का अध्ययन किया और इस विषय की तार्किक संरचना और सटीकता से मोहित हो गए। बाद में उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां उनका ध्यान अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर केंद्रित हो गया। उनका मुख्य अध्ययन क्षेत्र समुच्चय सिद्धांत था, जो गणित की एक शाखा है और तर्क और विभिन्न वस्तुओं के समूहों के बीच संबंधों से संबंधित है। इस विषय में न केवल सटीकता बल्कि अमूर्त चिंतन की भी आवश्यकता होती थी। ये ऐसे गुण थे जिन्होंने बाद में उन्हें वैज्ञानिक खोजों की ओर अग्रसर किया। समुच्चय सिद्धांत ने फ्रीथ के चिंतन के तरीके को आकार दिया। इससे उन्हें जटिल प्रणालियों के बीच पैटर्न, संबंध और जुड़ाव देखने की क्षमता मिली। एक ऐसी क्षमता जो एक दिन उन्हें एक प्राचीन उपकरण के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। अपने काम के माध्यम से उन्होंने एक तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित की, जो उन छिपी हुई संरचनाओं को पहचानने में सक्षम थी जहां अन्य लोग केवल भ्रम देखते थे। फिर भी फ्रीथ की रुचियां केवल शुद्ध गणित तक सीमित नहीं थीं। वह दुनिया को नए तरीकों से जानना चाहते थे। यह समझना चाहते थे कि तर्क को न केवल समीकरणों में
बल्कि दृश्य और रचनात्मक रूपों में भी कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इसी इच्छा ने उनके करियर को एक अप्रत्याशित मोड़ दिया, फिल्म निर्माण की ओर। फ्रीथ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित फिल्में बनाना शुरू किया और गणित में अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए जटिल विचारों को आम लोगों की समझ में आने वाले तरीके से संप्रेषित किया। यह बदलाव भले ही असामान्य लगा हो, लेकिन इसने उनकी बुद्धि का एक नया पहलू उजागर किया। फिल्म निर्माण में धैर्य, सटीकता और अमूर्त अवधारणाओं को कल्पनात्मक रूप देने की क्षमता आवश्यक थी। इस नए माध्यम से उन्होंने छवियों, संरचना और लय के माध्यम से कहानियां कहना सीखा। गणित में पाए जाने वाले उन्हीं सिद्धांतों को रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करना। फिल्म निर्माण में बिताए समय ने उनके धैर्य और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता को निखारा। उन्होंने सावधानीपूर्वक कथा निर्माण, पैटर्न को समझने और विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने का तरीका सीखा। ये कौशल बाद में उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए जब उन्होंने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और इंजीनियरों के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने का काम शुरू किया। उनकी तार्किक सोच और दृश्य कल्पनाशीलता के संयोजन ने उन्हें डेटा और डिजाइन दोनों की व्याख्या करने के लिए अद्वितीय रूप से योग्य बना दिया। उनके जीवन के अगले चरण में यह देखने को मिला कि कैसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन शिल्प कौशल एक ऐसे व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के माध्यम से मिल सकते हैं जो समुद्र के नीचे खोए हुए कांसे के गियरों में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहता था। एक प्राचीन पहेली के लिए एक नया दृष्टिकोण। जब प्रोफेसर टोनी फ्रीथ को पहली बार एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के बारे में पता चला, तो वे तुरंत इसके रहस्य की ओर आकर्षित हो गए। उनके लिए यह महज एक प्राचीन कलाकृति नहीं थी, बल्कि एक गणितीय और यांत्रिक पहेली थी जिसे सुलझाना बाकी था। जंग लगे टुकड़ों का दशकों से अध्ययन किया जा चुका था, लेकिन फ्रीथ का मानना था कि उनमें अब तक के सबसे अनसुलझे रहस्यों से कहीं अधिक रहस्य छिपे हुए हैं। गणितीय तर्क के वर्षों के अभ्यास से प्रशिक्षित उनके तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक मस्तिष्क ने इस यंत्र को धातु के टूटे हुए टुकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि एक अत्यंत उन्नत डिजाइन के अवशेषों के रूप में देखा, जो प्राचीन ज्ञान की गहराई को उजागर कर सकता था। फ्रीथ ने इस उपकरण पर हुए सभी पूर्व शोधों का अध्ययन करके शुरुआत की। उनसे पहले कई वैज्ञानिकों ने इसे एक प्रकार का खगोलीय कैलकुलेटर बताया था, लेकिन उनकी समझ में कुछ कमियां रह गई थीं। यंत्र के कुछ हिस्से इतने क्षतिग्रस्त थे कि उन्हें समझना असंभव था, और शिलालेखों के कुछ भाग पूरी तरह से पढ़े नहीं जा सके। गियर तो प्रभावशाली थे, लेकिन वे मिलकर इतनी सटीक गति कैसे उत्पन्न करते थे, यह अभी भी स्पष्ट नहीं था। फ्रीथ का मानना था कि आधुनिक तकनीक अंततः इन सवालों के जवाब दे सकती है। उनका लक्ष्य केवल कलाकृति को संरक्षित करना नहीं था, बल्कि इसके तर्क को पुनर्स्थापित करना, इसके गुम कार्यों को उजागर करना और इसके पूर्ण उद्देश्य को सामने लाना था। वर्ष 2000 में फ्रीथ ने एक नई योजना प्रस्तावित की, जिससे इस यंत्र के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना में सहयोग दिया, जो उपलब्ध सबसे उन्नत वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके प्राचीन यंत्र का पुनः अध्ययन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सहयोगात्मक कार्य था। इस परियोजना में पुरातत्व, भौतिकी और इंजीनियरिंग के कुछ सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को एक साथ लाया गया। इस टीम को ऐसी तकनीक का उपयोग करना था जिसे पहले कभी किसी प्राचीन कलाकृति पर लागू नहीं किया गया था। लक्ष्य सरल था, फिर भी महत्वाकांक्षी था। जंग लगे धातु को नुकसान पहुंचाए बिना उसके अंदर देखना और समय के साथ दब गए हर छिपे हुए गियर, पिन और शिलालेख का नक्शा बनाना।
समूह को जल्द ही एहसास हुआ कि पारंपरिक एक्स-रे सिस्टम तंत्र के बारीक विवरणों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। कांस्य मोटा था और जंग की परतों के कारण आंतरिक इमेजिंग बेहद मुश्किल थी। इस समस्या को दूर करने के लिए फ्रीथ और उनकी टीम ने एक्सटेक सिस्टम्स के साथ साझेदारी की, जो अपनी उच्च रिजोल्यूशन एक्स-रे मशीनों के लिए जानी जाती है। एक्सटेक ने एक अत्याधुनिक त्रिआयामी इमेजिंग प्रणाली विकसित की थी, जो सघन पदार्थों में प्रवेश करने के साथ साथ उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट स्कैन उत्पन्न करने में सक्षम थी। इस सहयोग से वैज्ञानिकों को तंत्र के आंतरिक भाग के दृश्यों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ कैप्चर करने में मदद मिली। जब पहली स्कैनिंग शुरू हुई तो परिणाम चौंकाने वाले थे। तस्वीरों के माध्यम से मशीन धीरे धीरे फिर से चालू हो उठी। जंग लगी सतह के नीचे गियर और प्लेटों की एक जटिल संरचना दिखाई दी। कुछ गियर छोटे और बारीक नक्काशी वाले थे, जबकि अन्य बड़े थे और जटिल कड़ियों से जुड़े हुए थे। टीम देख सकती थी कि कैसे ये गियर आपस में जुड़कर एक यांत्रिक श्रृंखला बनाते हैं, जो खगोलीय गति का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्पष्ट था कि प्रत्येक भाग को अविश्वसनीय कौशल और उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था। 2000 वर्षों में पहली बार उपकरण की वास्तविक आंतरिक संरचना दिखाई दी। स्कैन जारी रहने पर शोधकर्ताओं ने कुछ और भी असाधारण खोजा। प्लेटों की भीतरी सतहों पर छिपे हुए शिलालेख थे। ये लेख धुंधले थे लेकिन पठनीय थे और जंग से अप्रभावित क्षेत्रों में संरक्षित थे। इनसे मशीन के संचालन और उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। फ्रीथ और उनकी टीम ने पाया कि प्राप्त लेखों की मात्रा पहले ज्ञात मात्रा से लगभग दोगुनी थी। इसका अर्थ यह था कि इस तंत्र में विस्तृत निर्देश, स्पष्टीकरण और खगोलीय डेटा मौजूद थे, जिन्हें पहले के शोधकर्ताओं ने कभी नहीं देखा था। इस खोज ने एंटिकाइथेरा तंत्र की समझ को पूरी तरह बदल दिया। यह अब कोई आंशिक रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा उपकरण बन गया था जो 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक मौन रहने के बाद अब फिर से बोल सकता था। शिलालेखों से पता चला कि मशीन सूर्य, चंद्रमा और संभवतः ग्रहों के चक्रों को प्रदर्शित करती थी। यह तिथियों, कलाओं को दर्शाती थी और यहां तक कि खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी भी करती थी। इसके गियर जटिल खगोलीय पैटर्न को सटीक यांत्रिक गति में परिवर्तित करते थे। जो कभी धातु का जंग लगा हुआ ढेर हुआ करता था, अब उसे विज्ञान, गणित और शिल्प कौशल को एकजुट करने वाली एक तकनीकी उत्कृष्ट कृति के रूप में पहचाना जाने लगा। अगली खोज को एक्लिप्स इंजन के नाम से जाना गया और इसने प्राचीन दुनिया की बुद्धिमत्ता के बारे में मानवता की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। एक्लिप्स इंजन। प्रोफेसर टोनी फ्रीथ और उनकी शोध टीम ने जब एंटिकाइथेरा यंत्र से प्राप्त नई छवियों का अध्ययन किया, तो उनका ध्यान एक ऐसे डायल पर गया जो अन्य डायलों से भिन्न प्रतीत होता था। इस डायल में प्रतीकों और छोटे-छोटे खंडों के साथ एक सर्पिलाकार संरचना थी, जिनमें से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक चिह्नित किया गया था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उपकरण के इस भाग का उपयोग ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा ज्ञात सबसे जटिल खगोलीय घटनाओं में से एक थी। जैसे जैसे फ्रीथ ने इसका और अधिक अध्ययन किया, यह और भी अधिक अद्भुत प्रतीत हुआ। उन्होंने पाया कि यह घड़ी 223 चंद्र महीनों के एक चक्र को दर्शाती है, जिसे सारोस चक्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का उपयोग बेबीलोनियों द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। यूनानियों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इस गणितीय ज्ञान को एक कार्यशील यांत्रिक मॉडल में ढाल दिया था। गियर के प्रत्येक घूर्णन से डायल आगे बढ़ता था, जिससे उपयोगकर्ता ग्रहण के समय और स्थान का अनुमान लगा सकता था।
2000 साल से भी पहले बने एक उपकरण में इतनी सटीकता का होना वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात थी। सर्पिल डायल के प्रत्येक सेल में विशिष्ट चिन्ह और संक्षिप्त टिप्पणियां थीं, जो आगामी ग्रहणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती थीं। ये चिन्ह न केवल महीने और वर्ष को दर्शाते थे, बल्कि ग्रहण के प्रकार, जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, और यहां तक कि छाया की दिशा और आकार भी बताते थे। गियरों की गति के माध्यम से इन घटनाओं की भविष्यवाणी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ की जा सकती थी। फ्रीथ ने महसूस किया कि यह केवल एक कैलेंडर नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक उपकरण था जो ब्रह्मांडीय घटनाओं की गणितीय सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने में सक्षम था। यह कैसे काम करता है, यह समझने के लिए शोध दल ने डायल से जुड़े गियरों की व्यवस्था का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक दांत को चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुरूप सटीक अनुपात में काटा गया था। जब एक गियर घूमता था, तो वह कई अन्य गियरों को एक सटीक श्रृंखला में घुमाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि डायल की रीडिंग वास्तविक खगोलीय चक्रों से मेल खाती है। इससे पता चलता है कि इस यंत्र के रचनाकारों ने न केवल गियर बनाने में महारत हासिल की थी, बल्कि समय, गति और खगोल विज्ञान के बीच जटिल संबंध को भी समझा था। फ्रीथ के निष्कर्ष अंततः वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुए, जहां उन्होंने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया। विद्वान, इंजीनियर और इतिहासकार एंटिकाइथेरा तंत्र में प्रकट हुई बारीकियों और परिष्कार के स्तर से चकित थे। यह स्पष्ट था कि यूनानियों ने अपने समय से बहुत आगे की कोई चीज बनाई थी, भविष्यवाणी करने वाली एक वास्तविक मशीन। इस यंत्र की सटीकता से पता चलता है कि इसके निर्माता को खगोलीय चक्रों और यांत्रिक सिद्धांतों की उन्नत समझ थी, जो सदियों से लुप्त हो चुकी थी। यंत्र में मौजूद शोक चक्र की पहचान से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ज्ञान विभिन्न संस्कृतियों में कैसे फैला, बेबीलोन के खगोलविदों से लेकर यूनानी इंजीनियरों तक, जिन्होंने विज्ञान और शिल्प कौशल को मिलाकर एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण किया। यंत्र के गियर न केवल आकाश की गति को दर्शाते थे, बल्कि पीढ़ियों तक मानवीय समझ को संरक्षित रखने का भी काम करते थे। ग्रहण डायल की खोज ने एंटिकिथेरा तंत्र को दुनिया के पहले एनालॉग कंप्यूटर के रूप में स्थापित कर दिया। इसने यह सिद्ध किया कि प्राचीन बुद्धिजीवी ऐसी सटीकता प्राप्त कर सकते थे जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए भी उन्नत उपकरणों के बिना दोहराना कठिन है। फ्रीथ और उनकी टीम ने जो खोजा वह इतिहास से परे था। इसने तकनीकी प्रगति के बारे में मानवता के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। फिर भी ग्रहण इंजन जितना अविश्वसनीय था, उस प्राचीन उपकरण में अभी और भी बहुत कुछ छिपा हुआ था। फ्रीथ ने आगे जो खोजा उससे आकाश में चंद्रमा की गति और आकार में परिवर्तन की यांत्रिक व्याख्या सामने आई, एक ऐसा रहस्य जो एंटिकाइथेरा तंत्र के अंदर अगले महान रहस्योद्घाटन की ओर ले गया। चंद्रमा की असामान्यता और गतिमान चंद्रमा। एंटिकाइथेरा तंत्र के रहस्यों की खोज में टोनी फ्रीथ की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया जब उनका ध्यान चंद्रमा के साथ इसके संबंध की ओर गया। सावधानीपूर्वक शोध और बार-बार डिजिटल पुनर्निर्माण के माध्यम से उन्होंने प्राचीन यूनानियों द्वारा चंद्रमा की गति को दर्शाने के असाधारण तरीके को उजागर करना शुरू किया। आधुनिक गियरों के विपरीत, जो अक्सर घूर्णन को सरल बनाते हैं, इस तंत्र के निर्माताओं ने किसी तरह आकाश में चंद्रमा के जटिल नृत्य को पकड़ लिया था, एक ऐसी गति जो एक समान नहीं थी। फ्रीथ ने पाया कि यह कोई साधारण कैलेंडर उपकरण या आदिम घड़ी नहीं थी। यह सदियों पुराने ज्ञान से निर्मित एक सटीक चंद्र मॉडल था। फ्रीथ के अध्ययनों से पता चला कि यूनानियों को कुछ असाधारण ज्ञान था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार नहीं थी। इसके बजाय
यह एक अंडाकार पथ का अनुसरण करती थी। कुछ बिंदुओं पर इसकी गति तेज होती थी और कुछ बिंदुओं पर धीमी। गति में इस परिवर्तन की समझ से पता चलता है कि एंटिकाइथेरा तंत्र के रचनाकारों ने खगोलीय गति के उन सूक्ष्म विवरणों को समझ लिया था जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में औपचारिक रूप दिया। इस प्रकार की गति को यांत्रिक रूप से पुनः उत्पन्न करने के लिए ज्यामिति, अवलोकन और इंजीनियरिंग सटीकता की गहरी समझ आवश्यक थी, जो गुण 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तकनीक में शायद ही कभी पाए जाते हैं। फ्रीथ की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम एक विशिष्ट घटक पिन और स्लॉट गियर प्रणाली की पुनः खोज के साथ आया। इस विशेषता पर शोधकर्ता माइकल राइट को पहले से ही संदेह था। उनका मानना था कि यह एक गियर को दूसरे के सापेक्ष असमान पैटर्न में गति करने की अनुमति देता है। फ्रीथ के विश्लेषण ने पुष्टि की कि यह तंत्र चंद्रमा की अनियमित गति को ठीक इसी तरह दर्शाता था। एक गियर को थोड़ा सा खिसकने देकर मशीन आकाश में चंद्रमा की बदलती गति की नकल करती थी। यह महज इंजीनियरिंग की एक चालाकी भरी तरकीब नहीं थी। यह एक अभूतपूर्व आविष्कार था जिसने धातु के माध्यम से आकाश को गतिमान कर दिया। फ्रीथ को इससे भी अधिक आकर्षित करने वाली बात यह थी कि यह पिन और स्लॉट प्रणाली 223 दांतों वाले एक गियर से जुड़ी हुई थी। यही गियर पहले से ही तंत्र के पिछले पैनल में ग्रहण की भविष्यवाणियों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था। ग्रहणों की भविष्यवाणी करने और चंद्रमा की गति को नियंत्रित करने की इसकी दोहरी कार्यक्षमता ने यांत्रिक एकीकरण का असाधारण स्तर दिखाया। निर्माताओं ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की थी जिसमें एक ही गियर कई भूमिकाएं निभाता था, विभिन्न खगोलीय चक्रों को एक सामंजस्यपूर्ण संरचना में जोड़ता था। तंत्र के भीतर प्रत्येक गति का एक उद्देश्य था, जो समय, गति और प्रकाश का एक संपूर्ण मॉडल बनाता था। फ्रीथ ने पुष्टि की कि जब एंटिकाइथेरा यंत्र के हैंडल को घुमाया गया तो चंद्र प्रदर्शन पर चंद्रमा की गति वास्तविक रूप से भिन्न भिन्न गतियों से प्रदर्शित हुई। पृथ्वी के सबसे निकट होने पर पेरिगी इसकी गति बढ़ जाती थी और पृथ्वी से सबसे दूर होने पर अपोजी इसकी गति धीमी हो जाती थी। यह कोई अनुमान या अटकलबाजी नहीं थी, यह वास्तविक खगोलीय आंकड़ों का यांत्रिक रूपांतरण था। जैसे जैसे फ्रीथ ने इसका अध्ययन किया, उन्हें एहसास हुआ कि इस तंत्र ने प्राकृतिक गति को आश्चर्यजनक गणितीय सटीकता के साथ पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन इंजीनियरों ने रात्रि आकाश को एक मशीन में बदल दिया हो। इस समझ ने एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया। फ्रीथ ने महसूस किया कि एंटिकाइथेरा तंत्र केवल एक समय बताने वाला यंत्र या कैलकुलेटर नहीं था। यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, एक खगोलीय सिम्युलेटर जो आकाश की गति को लघु रूप में पुनः उत्पन्न करने में सक्षम था। प्रत्येक गियर, पिन और डायल प्राचीन यूनानियों की समझ के अनुसार ब्रह्मांड का एक जीवंत, सजीव प्रतिनिधित्व करने में योगदान देते थे। इस छोटे से उपकरण के माध्यम से वे ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते थे, खगोलीय चक्रों का पता लगा सकते थे और शायद आकाश के अदृश्य पैटर्न की भविष्यवाणी भी कर सकते थे। और जैसे ही फ्रीथ इस उपकरण का और गहराई से अध्ययन करने की तैयारी कर रहे थे, एक सवाल बना रहा। अगर यह यंत्र चंद्रमा का इतना सटीक प्रतिरूप बना सकता था, तो यह और क्या कर सकता था? इस प्राचीन यंत्र की संरचना में और कौन से रहस्य छिपे थे? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए फ्रीथ ने यंत्र के केंद्र में छिपे एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल का पता लगाया। यंत्र के भीतर छिपा ब्रह्मांड। टोनी फ्रीथ का शोध तब और गहरा गया जब उन्होंने अपना ध्यान एंटिकाइथेरा यंत्र के अग्रभाग पर केंद्रित किया। वर्षों के अध्ययन से इसके पिछले डायल और चंद्र प्रणालियों के बारे में बहुत कुछ पता चला था।
लेकिन सामने के पैनलों में अभी भी अनसुलझे रहस्य छिपे थे। उन्नत इमेजिंग, डिजिटल पुनर्निर्माण और प्राचीन ग्रीक खगोलीय अभिलेखों से तुलना के माध्यम से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के फ्रीथ और उनकी टीम ने एक अद्भुत खोज की। संक्षारित तंत्र के अवशेषों के भीतर छिपा हुआ संपूर्ण ज्ञात ब्रह्मांड का एक लघु मॉडल। 2021 में यूसीएल के शोधकर्ताओं ने सामने के पैनल पर 9 परस्पर जुड़े छल्लों की उपस्थिति की पुष्टि की। इनमें से प्रत्येक वलय एक खगोलीय पिंड या नोड का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे प्राचीन यूनानी ब्रह्मांडीय अवधारणा के अनुरूप जटिल रूप से व्यवस्थित किया गया था। ये वलय मात्र सजावटी नहीं थे, बल्कि एक यांत्रिक संरचना का हिस्सा थे जो पृथ्वी के सापेक्ष ग्रहों, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति दर्शाते थे। यह प्रणाली प्राचीन भूकेंद्रीय मान्यता को प्रतिबिंबित करती थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और बाकी सब कुछ इसके चारों ओर घूमता है। प्रत्येक ग्रहीय वलय जटिल जाल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे, जिनमें संभवतः ग्रहों के प्रतीक छोटे गोले लगे हुए थे। माना जाता है कि इनमें से कुछ गोले अर्धकीमती पत्थरों से बने थे, जिन्हें संभवतः प्रत्येक ग्रह के रंग या चमक से मेल खाने के लिए चुना गया था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ सभी ग्रहीय वलय में शामिल थे। इस डिजाइन का मतलब था कि जैसे ही मुख्य हैंडल घूमता, प्रत्येक गोला पूर्ण सामंजस्य में गति करता, जो आकाश के धीमे और सुंदर नृत्य की नकल करता। इस मॉडल के केंद्र में पृथ्वी स्थिर अवस्था में थी, ठीक वैसे ही जैसे यूनानियों ने इसकी कल्पना की थी। इसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपने अपने निर्धारित पथ पर घूमते थे। तिथि संकेतक के समावेश से उपयोगकर्ताओं को किसी भी दिन खगोलीय स्थितियों को देखने की सुविधा मिली, जिससे मानव समय को ब्रह्मांडीय गति से जोड़ा जा सका। यह केवल एक खगोलीय कैलकुलेटर नहीं था, बल्कि एक कार्यशील तारामंडल था, गतिमान यांत्रिक ब्रह्मांड। फ्रीथ के विश्लेषण से पता चला कि इस तंत्र में चंद्र प्रकाश प्रणाली भी शामिल थी। इस बेहतरीन फीचर में चंद्रमा की बदलती कलाओं को दिखाया गया था, जैसे अमावस्या से पूर्णिमा और फिर वापस अमावस्या तक। सटीक गियर अनुपात के जरिए इसमें चंद्रमा के घटते बढ़ते प्रकाश को प्रदर्शित किया गया था, जो चंद्रमाह को परिभाषित करता है। इसका मतलब यह था कि इस उपकरण का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति चंद्रमा की गति और प्रकाश को यांत्रिक रूप से घटते हुए देख सकता था, जिससे समय, गति और प्रकाश का एक परिपूर्ण सामंजस्य देखने को मिलता था। इस प्रणाली की जटिलता प्राचीन काल में वर्णित यांत्रिक ब्रह्मांडों की याद दिलाती है, जिनका श्रेय कभी आर्किमिडीज को दिया जाता था। रोमन दार्शनिक सिसरो ने एक ऐसी मशीन के बारे में लिखा था जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को दर्शा सकती थी। एक ऐसा ब्रह्मांड जो मानव निर्मित था। फ्रीथ के निष्कर्षों से पता चलता है कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म उस पौराणिक रचना की निरंतरता या उससे भी आगे की रचना हो सकती है। इस छिपे हुए ब्रह्मांड की खोज ने इस बात की पुष्टि की कि यह यंत्र प्राचीन यांत्रिक अभियांत्रिकी का शिखर था। इसने अवलोकन, डिजाइन और दर्शन को एक असाधारण उपकरण में एकीकृत किया। इसकी प्रत्येक गति मनुष्य और ब्रह्मांड, गणित और कला के बीच सामंजस्य को दर्शाती थी। एंटिकाइथेरा तंत्र को अब लुप्त तकनीक का रहस्य नहीं माना जाता था, बल्कि यह अतीत का एक संदेश था। इस बात का प्रमाण था कि मानव जिज्ञासा और बुद्धि ने हमेशा ही आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। क्या यह प्राचीन यंत्र अन्य भूले हुए आविष्कारों के सुराग दे सकता है, या यहां तक कि यह भी बता सकता है कि इसे किसने बनाया था? इसके असली निर्माता की खोज अभी शुरू ही हुई थी।
देवताओं की मशीन का पुनर्निर्माण। टोनी फ्रीथ ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मानद वरिष्ठ शोध सहयोगी के रूप में एंटिकाइथेरा तंत्र के रहस्यों की खोज में अपना सफर जारी रखा। अपने पद के कारण वे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेली को सुलझाने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। भौतिकविदों, गणितज्ञों, इंजीनियरों और इतिहासकारों के एक समर्पित समूह के साथ मिलकर उन्होंने यूसीएल एंटिकाइथेरा रिसर्च टीम का गठन किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अवशेषों से प्राप्त हर सुराग का उपयोग करके देवताओं की खोई हुई मशीन का पुनर्निर्माण करना। टीम ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में मिले संक्षारित अवशेषों से हर संभव जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। कांस्य के टुकड़े क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उनमें सटीक नक्काशी और गियर जैसी संरचनाएं मौजूद थीं, जिनका मापन और विश्लेषण किया जा सकता था। उन्होंने धातु के भीतर छिपे शिलालेखों और चिन्हों को उजागर करने के लिए त्रिआयामी स्कैन और एक्स-रे टोमोग्राफी सहित उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया। हर सबूत, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इंजीनियरिंग को प्राचीन खगोल विज्ञान से जोड़ने वाले एक व्यापक ढांचे का हिस्सा बन गया। फ्रीथ और उनके सहयोगियों ने समझा कि सटीकता ही सर्वोपरि है। एंटिकाइथेरा तंत्र को पुनर्निर्मित करने के लिए उन्हें 3 अलग-अलग प्रकार के सबूतों, भौतिक टुकड़े, प्राचीन शिलालेख और खगोलीय तर्क को आपस में जोड़ना पड़ा। भौतिक टुकड़ों से पता चला कि गियर कैसे व्यवस्थित और जुड़े हुए थे। शिलालेखों से उनके उद्देश्य और उनके द्वारा ट्रैक की जाने वाली खगोलीय घटनाओं के बारे में लिखित सुराग मिले। खगोलीय आंकड़ों ने उन्हें यह जांचने में मदद की कि क्या उनके द्वारा किए गए पुनर्निर्माण वास्तविक ग्रहीय चक्रों से मेल खाते हैं। प्रत्येक खोज का धैर्यपूर्वक और विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से परीक्षण, विमर्श और सत्यापन किया गया। कार्य प्रगति के साथ टीम तंत्र की डिजिटल और भौतिक दोनों प्रतिकृतियां बनाने में सफल रही। डिजिटल मॉडल ने उन्हें गति का अनुकरण करने, गियर के घूमने का अवलोकन करने और यह पुष्टि करने की अनुमति दी कि क्या परिणाम ज्ञात खगोलीय पैटर्न से मेल खाते हैं। जब आभासी मॉडल पूरी तरह से कारगर साबित हुआ, तो उन्होंने मूल डिजाइन की हूबहू प्रतिकृति बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल किया। हैंडल घुमाने पर गियर ठीक उसी तरह सुचारू रूप से चलने लगे जैसे 2000 साल पहले चलते होंगे। पुनर्निर्मित उपकरण में सटीकता का अद्भुत स्तर देखने को मिला। यह यंत्र ग्रहों के चक्रों, चंद्र और सूर्य ग्रहणों और यहां तक कि प्राचीन अखिल यूनानी खेलों के समय की भविष्यवाणी कर सकता था, जिनमें हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेल भी शामिल थे। मूल टुकड़ों पर खुदे शिलालेखों में इन चक्रों का संकेत मिलता था और पुनर्निर्माण से यह सिद्ध हुआ कि यूनानियों ने इस यंत्र का उपयोग न केवल आकाश का अध्ययन करने के लिए किया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को खगोलीय गतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी किया। ब्रह्मांडीय समय और मानवीय उत्सवों के बीच सामंजस्य पूरी तरह से सुनियोजित था। फ्रीथ की अंतर्विषयक पृष्ठभूमि ने इस उपलब्धि को संभव बनाया। गणित में उनके प्रशिक्षण ने उन्हें गियर के बीच जटिल अनुपातों को समझने में सक्षम बनाया। फिल्म निर्माण में उनके अनुभव ने उन्हें दृश्यीकरण और प्रस्तुति की गहरी समझ प्रदान की। पुरातत्व के प्रति उनके गहरे सम्मान ने परियोजना को ऐतिहासिक सटीकता पर आधारित रखा। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़कर उन्होंने टूटे-फूटे टुकड़ों के संग्रह को प्राचीन प्रतिभा के जीवंत नमूने में बदल दिया। एंटिकाइथेरा अनुसंधान दल के सहयोग ने दिखाया कि कैसे तर्क, रचनात्मकता और धैर्य के मेल से विज्ञान फलता फूलता है। 2006 में फ्रीथ और उनके सहयोगियों ने अपने निष्कर्ष वैज्ञानिक पत्रिका
नेचर में प्रकाशित किए। इस प्रकाशन ने प्राचीन प्रौद्योगिकी के बारे में दुनिया की समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। पहली बार एंटिकाइथेरा तंत्र को एक जिज्ञासा या मिथक के रूप में नहीं, बल्कि खगोलीय भविष्यवाणी करने में सक्षम एक पूर्णतः कार्यात्मक एनालॉग कंप्यूटर के रूप में वर्णित किया गया। 2 साल बाद 2008 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अनुवर्ती शोध पत्र ने आगे और पीछे के पैनलों के पूर्ण सामंजस्य में काम करने के तरीके को और स्पष्ट किया, जिससे यह तंत्र प्राचीन विश्व के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक के रूप में स्थापित हो गया। अकादमिक जगत चकित रह गया। जिसे कभी एक अति जटिल कैलेंडर मानकर खारिज कर दिया गया था, अब उसे प्राचीन विज्ञान और दर्शन की एक गहन अभिव्यक्ति के रूप में मान्यता मिली। एंटिकाइथेरा तंत्र को आधिकारिक तौर पर एक खगोलीय ग्रंथ के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया, जो एक साधारण मशीन के बजाय ज्ञान का एक भौतिक दस्तावेज था। यह धातु से बनी एक पुस्तक थी जिसे गति के माध्यम से पढ़ा जा सकता था। फ्रीथ के प्रयासों से मानवता ने अपनी बुद्धिमत्ता के एक भूले हुए अध्याय को पुनः खोजा, लेकिन देवताओं के रहस्य को उजागर करने के बाद फ्रीथ को वास्तव में कैसा महसूस हुआ? उनका अगला रहस्योद्घाटन न तो गियर या तारों के बारे में था, बल्कि स्वयं मानव मन की भूली हुई प्रतिभा के बारे में था। एक ऐसा स्वीकारोक्ति जिसने विज्ञान को झकझोर दिया। दशकों के अध्ययन के बाद टोनी फ्रीथ एक शांत चिंतन के बिंदु पर पहुंचे। एंटिकाइथेरा तंत्र पर उनके वर्षों के शोध ने उन्हें पहचान और सम्मान दिलाया था, लेकिन अकादमिक सफलता से परे कुछ और भी व्यक्तिगत था। एक ऐसी अनुभूति जिसने इतिहास और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित कर दिया। उन्हें यह समझ में आया कि सबसे बड़ी खोज केवल यांत्रिक नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक थी। फ्रीथ ने स्वीकार किया कि उन्होंने जो खोजा था वह तंत्र की भौतिक संरचना से कहीं अधिक व्यापक था। गियर और शिलालेख असाधारण थे, लेकिन वे केवल किसी वृहद चीज के प्रतीक थे, मानव मस्तिष्क की प्रतिभा के। अपने लंबे शोध के दौरान उन्होंने महसूस किया कि एंटिकाइथेरा तंत्र के रचनाकारों के पास ज्ञान की वह गहराई थी जिसे इतिहास ने लंबे समय से कम आंका था। गणित, खगोल विज्ञान और यांत्रिक अभियांत्रिकी में उनकी पकड़ उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जो उनके युग से सदियों आगे प्रतीत होती थी। इस समझ ने उन्हें एक विनम्र निष्कर्ष पर पहुंचाया। प्राचीन यूनानी ज्ञान ने एक समय विज्ञान की सीमाओं को छुआ था, लेकिन फिर वह ज्ञान सदियों तक लुप्त हो गया। दुनिया भूल गई थी कि ऐसी मशीनें कैसे बनाई जाती हैं, गति के माध्यम से समय और ब्रह्मांड को कैसे जोड़ा जाता है, और सौंदर्य के माध्यम से विज्ञान को कैसे व्यक्त किया जाता है। समझ की रोशनी फीकी पड़ गई थी, जिसे पुनर्जागरण काल में फिर से प्रज्वलित किया गया। इस एहसास के माध्यम से फ्रीथ ने अपनी खोज को एक स्वीकारोक्ति के रूप में देखा, एक ऐसी मान्यता कि आधुनिक विज्ञान अकेला नहीं है, बल्कि उन लोगों के भूले हुए कंधों पर टिका है जो उनसे पहले आए थे। उन्होंने देखा कि मानव बुद्धि हमेशा से असीम रही है, जो न केवल उपकरणों और समीकरणों से, बल्कि जिज्ञासा, आश्चर्य और अस्तित्व को समझने की इच्छा से भी आकार लेती है। उनकी इस स्वीकारोक्ति ने विज्ञान जगत को झकझोर दिया, क्योंकि इसमें एक सरल सत्य निहित था। एंटिकाइथेरा तंत्र महज एक कलाकृति से कहीं अधिक था। यह एक संदेश था। इसने मानवता को याद दिलाया कि बुद्धि, रचनात्मकता और कल्पना कालातीत हैं। सभ्यताएं उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन खोज की चिंगारी कभी नहीं बुझती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें।